नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मित्रों, आज से 2 दिन बाद 25 जून को आपातकाल की स्मृति का दिन होगा। उस दिन बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, इसलिए हम उस विषय पर जो महत्वपूर्ण बातें कहनी आवश्यक लग रही हैं, वो 2 दिन पहले ही कह रहे हैं। यानी 2 दिन बाद जो आपातकाल पर देश भर में चर्चा होगी, उसको लेकर कुछ अधिक महत्वपूर्ण बातें जिन पर चर्चा हुई ही नहीं, उनका स्मरण दिलाने के लिए ये कार्यक्रम है। आपातकाल में क्या हुआ, पहले तो संक्षेप में आपको ये बता दें कि वैसे तो सारा देश जानता है, लेकिन नई पीढ़ी शायद नहीं जानती हो कि जयप्रकाश नारायण जी ने भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए एक आंदोलन छेड़ा। नवयुवकों ने देश के नवयुवकों ने आंदोलन छेड़ा। सबसे पहले गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन हुआ, उसके बाद फिर देश भर के युवक इकट्ठे हुए, विशेषकर गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आदि के और दक्षिण भारत के भी। और उन्होंने जयप्रकाश जी से निवेदन किया कि आप नेतृत्व करें, इस युवा आंदोलन, छात्र आंदोलन की अगुवाई करें। तो जयप्रकाश जी ने स्वीकार कर लिया, ये कहकर कि फिर मेरा अनुशासन मानना पड़ेगा। तो सबने स्वीकार कर लिया और उन्होंने जो आंदोलन छेड़ा, वो जो लोग उस समय जीवित थे, केवल वही उसका महत्व ठीक से आंखों देखा बता सकते हैं। जिन जयप्रकाश जी की पहले छोटी छोटी सभाएं हो पाती थी, संपूर्ण क्रांति आंदोलन छेड़ते ही उनकी सभा में लाखों की भीड़ होने लगी। लाखों लोग, हर शहर में लाखों लोग, कहीं 1 लाख, कहीं 2 लाख, कहीं 5 लाख लोग उमड़ पड़ते थे, जिसका अर्थ था कि सारा देश परिवर्तन चाहता है। इंदिरा गांधी जिस तरह से सत्ता चला रही थी और जो मनमानी कर रही थी, उसके विरुद्ध सारा देश चाहता है। उन्होंने बिहार में गोली भी चलाई आंदोलनकारियों पर, लेकिन उसका दमन न होके लोगों ने और ज्यादा प्रतिरोध का मार्ग अपनाया। सारे देश में एक अलग ही वातावरण बन गया। इस बीच राजनारायण जी ने इंदिरा गांधी की चुनावी विजय को लेकर एक जनहित याचिका दायर की। एक चुनाव जनहित याचिका नहीं, चुनाव को चैलेंज करते हुए एक याचिका दाखिल की, जिसमें ये बताया कि गलत संसाधनों का उपयोग करके और गलत ढंग से प्रोपेगेंडा करके, झूठा प्रोपेगेंडा करके इंदिरा गांधी सरकारी साधनों के दुरुपयोग के द्वारा जीती है। और प्रमाणों के द्वारा उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया। तो माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी चुनाव की विजय को रद्द घोषित कर दिया कि ये अवैध साधनों से विजय हुई है, इसलिए ये इनकी जीत नहीं मानी जाएगी। वो प्रधानमंत्री बन गई थी इस विजय के द्वारा। तो इससे हड़कंप मच गया और इंदिरा गांधी को बहुत क्रोध आया। तो उन्होंने जुडिशरी को भी सबक सिखाने की सोची और राजनेताओं को भी, विपक्षी नेताओं को भी, और उन्होंने देश में अचानक सलाह करके इमरजेंसी घोषित कर दी। 25 जून की रात को जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, राजनारायण, चरण सिंह और बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा नेता, किशन पटनायक, वर्तमान में जो नीतीश कुमार वगैरह हैं वो भी, ये सब लोग गिरफ्तार हो गए। गोविंदाचार्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बहुत से लोग, गोविंदाचार्य तो भूमिगत हो गए, लेकिन अन्य बहुत से छात्र नेता, और इधर लाल कृष्ण आडवाणी, अटल जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, सभी महत्वपूर्ण, भारतीय जनता पार्टी जो बाद में बनी, पहले जनसंघ थी, जनसंघ के महत्वपूर्ण नेता, समाजवादियों के महत्वपूर्ण नेता, सारे ही महत्वपूर्ण गैर कांग्रेसी नेता जेल में डाल दिए गए, छात्र नेता जेल में डाल दिए गए, और कुछ पत्रकार जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन का खुलकर समर्थन कर रहे थे, जिनमें से एक मैं भी था, उनको भी, उनमें से कुछ को जेल में डाल दिया गया और कुछ के विरुद्ध तैयारी की जाने लगी, क्योंकि प्रमाण नहीं थे, सिवाय इसके कि उन्होंने भाषण दिया और लेख लिखा, तो ये तो कोई प्रमाण नहीं था। तो
उनके विरुद्ध कुछ घेरने की तैयारी होने लगी और ज्यादातर पत्रकारों को उनके मालिकों पर दबाव डाल के उनको उनकी नौकरी से अलग कर दिया गया, जिनमें से स्वयं मेरी भी जो पत्रकारिता की नौकरी थी वो समाप्त कर दी गई। कहा गया कि अब आपकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है, जहां चाहे वहां जाइए। ऐसे बहुत से लोग हो गए, उनमें से जिन्होंने और सक्रियता दिखाई उनको तो जेल में डाल दिया गया और शेष की नौकरी समाप्त कर दी गई। बहुत सारे लोग जैसे डॉक्टर रघुवंश थे, जिनके दोनों हाथ काम नहीं करते थे, वो पैर से लिखते थे और वैसे बहुत बड़े विद्वान थे, इलाहाबाद के प्रयागराज के एक लेखक थे। उनको भी कह दिया गया कि ये भी कुछ नारा लगा रहे थे और कुछ गलत काम कर रहे थे, जो कि वो कर ही नहीं सकते थे सिवाय लिखने पढ़ने के। उनको भी जेल में डाल दिया। जगह जगह जो कांग्रेस के विरोधी लोग थे उनको पुलिस के द्वारा सताया जाने लगा। कहीं किसी का घर गिरा दिया जाए, यूं ही बिना किसी उसके, बिना किसी नोटिस के अथवा बहुत शॉर्ट नोटिस के। और कई जगह तो अचानक झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी जाने लगी और फिर विरोध करने पर गोली चली। तुर्कमान गेट में गोली चली। उस समय मैं दिल्ली में ही विद्यमान था जब तुर्कमान गेट में गोली चली। संजय गांधी के नेतृत्व में उनकी एक शिष्या थी मुस्लिम, उसके उपस्थिति में वो सब झुग्गियां उजाड़ी गई और गोली चली। सारी दिल्ली में तहलका मच गया, सारे देश में तहलका मच गया। और जो कांग्रेस के चाटुकार थे और प्रशंसक थे और साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने सम्मेलन करना शुरू किया, फासिस्ट विरोधी रैली। यानी जयप्रकाश नारायण को फासिस्ट कह दिया, दमनकारी, जो कि केवल लोकतांत्रिक आंदोलन कर रहे थे शांतिपूर्वक, उनको सबको फासिस्ट कह के जेल में डाल दिया गया कि ये तो देश में फासिस्ट हैं। और जो कांग्रेस स्वयं कर रही थी वो दूसरों पर आरोप लगा दिया गया। और फासिस्ट विरोधी रैली कांग्रेस के लोग कम्युनिस्टों के सहयोग से करने लगे। कम्युनिस्ट पूरे उस समय शबाब पर थे, जवानी पर थे, जोश पर थे। सोवियत संघ से नेता आने लगे। सोवियत जैसे हर शहर में सोवियत संघ का कोई ना कोई प्रतिनिधि आता, उसका स्वागत होता और वहां के मुख्यमंत्री, मंत्री आदि उनके स्वागत में आते। फिर बहुत बड़ा सम्मेलन करने की कोशिश होती, लेकिन अक्सर वो सम्मेलन विफल हो जाते। कई जगह छात्र नेताओं ने, युवा किशोरों ने अपने मन से भी काले झंडे दिखाए तो उनको बहुत बुरी तरह मारा गया। स्वयं मेरा एक शिष्य था रामायण पटेल, उसने सोवियत उप राजदूत को रीवा में पद्मधर पार्क में जब उनकी सभा थी तो काला झंडा दिखाया बड़ी होशियारी से, क्योंकि पुलिस जबरदस्त चौकसी करती थी और उसको अचानक पकड़ लिया गया। वो बहुत ही दुबला पतला तेज तर्राट लड़का था, उसकी बहुत बुरी तरह पिटाई की गई, यहाँ तक कि उसके एक दो शरीर के अंग जो है वो काफी कमजोर हो गए, विकलांग। उसको बहुत मारा गया। बाद में खैर उपचार से ठीक हुआ, लेकिन बहुत मारा गया ऐसे ही। लेकिन देश भर में जगह जगह गुप्त आंदोलन होने लगे। खुद हमारे भी बहुत से युवकों ने, जो वैसे विद्यार्थी ही थे, पढ़ रहे थे, लेकिन वो वास्तव में किसी राजनीतिक दल में सक्रिय भी नहीं थे, ऐसे बहुत से लोग अचानक सक्रिय हो गए। हमारे अपने लड़के जो अब वृद्ध भी हो गए हैं, लड़के नहीं हैं, उन्होंने कहीं कलेक्ट्रेट का झंडा उतार के वहां काला झंडा लगाया, कहीं कमिश्नरी ऑफिस का। देश भर में ये होने लगा। और क्योंकि उसमें ज्यादातर अच्छे मेधावी छात्र नेता आप काम कर रहे थे, मुख्य लोग तो जेल चले गए थे, तो सामान्यतः पुलिस को शंका भी नहीं जाती थी। पुलिस बहुत परेशान थी और बहुत अत्याचार हो रहा था। ऐसा भय फैला दिया गया कि सामान्यतः लोग कानाफूसी में भी कांग्रेस का विरोध करने से बचते थे, लेकिन अंत में तो लोग ही हैं, वो भी भारत के लोग आपस की बातचीत को बहुत महत्व देते हैं, तो चारों तरफ खूब जोर से फैल भी गया। और आपातकाल लगने के कारण यह हुआ कि जितना हो रहा था उससे कई गुना कहानियां फैलने लगी कि वहां घर ढहा दिया, अगर 4 घर ढहे तो 400 घर ढहे हैं, 4 लोग मरे तो 440 लोग मर गए। तो और ज्यादा घृणा फैलने लगी कांग्रेस के प्रति, विरोध फैलने लगा। अखबार सब झुक गए। मध्य प्रदेश में केवल 2 अखबारों ने संपादकीय छोड़ा। एक नई दुनिया था प्रसिद्ध इंदौर का, दूसरा एक बांधवी समाचार था, इसकी संपादकीय पेज में ही देखता था, तो हमने काला छोड़ दी। अगले दिन अखबार के मालिक की ओर से संपादक ने संदेश दिया कि आपने तो संपादकीय पृष्ठ काला छोड़ दिया, बहुत गलत किया, अब आपकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही और जगह हुआ होगा। नई दुनिया में तो किसी को नहीं निकाला गया, क्योंकि वहां नरेंद्र तिवारी जी थे, वरिष्ठ कांग्रेसी थे, लेकिन वो बहुत ही दमदार आदमी थे, बहादुर। तो उन्होंने तो
राहुल बारपुते संपादक थे और अभय सजलानी उनके सहयोगी थे और राजेंद्र माथुर भी वहां काम करते थे, किसी को नहीं निकाला, सबको रहने दिया यथावत। तो लेकिन बाकी अखबारों में प्रायः है जो अच्छे पत्रकार थे उनको निकाल दिया गया। दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में और जबलपुर, रीवा सहित पटना और सभी शहरों में, प्रयाग में, सब जगह, काशी में, सब जगह दमन हुआ। जयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में, सभी जगह दमन हुआ। महाराष्ट्र में, गुजरात में, हरियाणा में, दिल्ली में और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में तो भयंकर दमन हुआ, क्योंकि ये मुख्य केंद्रीय भूमि थे आंदोलन के। तो ऐसा अत्याचार हुआ और बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी व्यवस्थित चार्जशीट के लोगों को जेल में डाल दिया गया और लोगों के घर ढहाए जाने लगे और पुलिस के द्वारा आतंकित किया जाने लगा परिवारों के। हमारे भी परिवार के और भी परिवार के लोगों को पुलिस बार बार आतंकित करने लगी नेताओं के इशारे पे। लेकिन इसके साथ पुलिस के भीतर भी ये भाव भी आने लगा कि हमको बेकार नागरिकों से उलझाया जा रहा है, तो कई जगह पुलिस नरमी भी बरतती थी। कई बार पुलिस जिनके खिलाफ वारंट भी हो देख भी लेती थी तो गिरफ्तार नहीं करती थी। सभी प्रकार के लोग थे पुलिस में भी। ऐसे बहुत लोग थे जिनको लगता था कि जबरन अपनी गद्दी के लिए इतना हमारे साथ देश के अपने ही जैसे नेताओं के विरुद्ध कांग्रेस ये सब करवा रही है। दोनों बात थी। खैर मेरी स्थिति तो ये थी कि दिल्ली में तो मुझे काम मिला नहीं, हालांकि मैं दिल्ली गया, लेकिन हमारे जितने परिचित थे उसमें से रघुवीर सहाय स्वयं दिनमान के संपादक थे, पर बहुत डरे हुए थे, कांप रहे थे और उन्होंने कहा कि अब तो मेरी नौकरी चली जाएगी, तो मुझे संजय गांधी की आज्ञा माननी ही पड़ेगी। और संजय गांधी के जो 5 सूत्र थे उनके आधार पे उन्होंने दिनमान जैसी अत्यंत प्रबुद्ध राजनैतिक पत्रिका का एक विशेषांक निकाल दिया, जो कि बौद्धिक समर्पण की पराकाष्ठा थी। श्रीकांत वर्मा कवि थे, लेखक थे, लेकिन उससे ज्यादा वो कांग्रेस के नेता थे और वो स्वयं रघुवीर सहाय को आए दिन धमकाते कि मैं मैडम को जाके आपकी शिकायत करता हूं, मैं ये करता हूं। तो इस प्रकार वो कांग्रेस के एक लंपट किस्म के और लफंगे किस्म के कार्यकर्ता की भूमिका निभाने लगे, बजाय कवि और लेखक और पत्रकार के। और बाकी तो बहुत से मनोहर श्याम जोशी जैसे लोग थे, वो कम्युनिस्ट ही थे, तो वो तो कांग्रेस के साथ ही थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना सोशलिस्ट थे, लेकिन उस समय दब गए। तो इस प्रकार दिल्ली में तो निर्मल वर्मा के सिवाय कोई भी बड़ा लेखक ऐसा नहीं है जिसने विरोध का साहस किया हो। जैनेन्द्र जी ने किया, लेकिन उनका तो एक दार्शनिक वाला पक्ष था, अलग ही शांत रहते थे। और निर्मल वर्मा विरोध में थे, आगे विदेश चले गए। कोई भी बड़ा लेखक, बड़ा पत्रकार इंदिरा गांधी के विरुद्ध खड़े होने का साहस नहीं कर पाया। और बहुत से लोग बढ़ चढ़ कर इंदिरा गांधी की चाटुकारिता, प्रशंसा, चापलूसी करते हुए सब तरह से निकृष्ट भूमिका निभाने लगे। जयप्रकाश जी ने छूटने के बाद, हालांकि उनको एक बार आपातकाल लगने के पहले ही हरियाणा में एक पहलवान किस्म के आदमी ने कसकर ऐसे दबाया था चपेट के छाती से, तो उनकी यहाँ की पसलियां दरक गई थी, जिनके कारण उनको हृदय उनका कमजोर हो गया था। उसका उपचार अंत तक होता रहा, डायलिसिस भी होता रहा, किडनी भी कमजोर हो गई और अंत में उसकी डायलिसिस की बीमारी के दौरान आपातकाल समाप्त होने के कुछ ही महीनों बाद जयप्रकाश जी का देहांत भी हो गया। खैर, लेकिन इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के दबाव से और भारत में आनंदमयी मां तथा अन्य संतों के दबाव से इंदिरा गांधी को आपातकाल समाप्ति की घोषणा, चुनाव करने की घोषणा करनी पड़ी। और साधारण आदमी तो डरा हुआ था कि कौन हिम्मत करेगा इंदिरा गांधी के विरोध की, लेकिन जनता में भीतर जो भाव सुलग रहा था उसको जयप्रकाश नारायण ने तथा संतों ने, जैसे मैं आचार्य श्री राम शर्मा जी के पास शांति कुंज में था हरिद्वार में, तो हमने कहा कि क्या होगा, हमको तो नहीं लगता कि कोई खड़ा हो पाएगा या खड़ा होगा तो जीत पाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं बेटे, सारे देश में आग लगी हुई है, इंदिरा गांधी की कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। तो जो श्रेष्ठ लोग थे, बड़े लोग थे, प्रतिभाशाली लोग थे, समाज की धड़कन का जिनको अंदाज था, उनको सबको लगा कि अब जनता जवाब देगी। और यही हुआ। जैसे ही चुनाव घोषित हुआ, जगह जगह है जनता स्वयं उमड़ कर, जो विरोधी दल के लोग थे उनको सहयोग देने लगी। जयप्रकाश जी ने दबाव डाल के सभी दलों का विलय करवाया और जनता पार्टी नाम की एक पार्टी बनी, जिसमें सारे ही दल थे, जनसंघ भी था, सोशलिस्ट भी था, लोकदल भी था। जनता पार्टी
के सब प्रतिनिधि बनाए गए, उनके प्रत्याशी बनाए गए, जनता प्रत्याशी, और जनता प्रत्याशी के पक्ष में सचमुच जनता जगह खड़ी हुई। जैसे मैं रीवा के लोकसभा चुनाव का उस बार प्रचार संयोजक था, यमुना प्रसाद शास्त्री जी हमारे प्रिय थे, तो वो हमको हरिद्वार से आचार्य श्री राम शर्मा जी के यहाँ, जहाँ मैं साधना के लिए था, आपातकाल में मैं वहीं रहने लगा था क्योंकि और कहीं कोई ठिकाना नहीं था। तो मुझे वहां से बुला के ले गए कि आप चलिए, क्योंकि आप रीवा में बहुत दिन रहे हैं तो जानते हैं। तो मुझे चुनाव प्रचार का प्रभारी बनाया गया। तब मैंने देखा कि जनता अपनी ओर से धन दे रही है, जिसकी जो हैसियत है, कोई 10 रुपया, कोई 5 रुपया, कोई 2 रुपया, कोई 1000 भी, कोई 2000 भी। साधनों की कमी नहीं, साइकिल दे रहे हैं लोग। उस समय साइकिल भी बड़ा साधन थी। जो कार्यकर्ता प्रचार के लिए जा रहे हैं तो उनको आगे से लोग कहते थे हमारे घर में 2 साइकिल है, 1 साइकिल आप चुनाव के समय तक रख लीजिए। कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल दी, कार दिया, ऐसे सारे देश में हुआ। जनता ने स्वयं वो चुनाव लड़ा। परिणाम ये हुआ कि महाराजा रीवा, जो रीवा राज्य में निर्विवाद रूप से लोकप्रिय व्यक्ति थे और थे भी बहुत अच्छे आदमी, लेकिन चूंकि वो कांग्रेस के समर्थन से खड़े हुए थे, तो महाराजा रीवा, जिनके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ये पराजित किए जा सकते हैं, वो हार गए। यमुना प्रसाद शास्त्री जैसे अत्यंत साधारण आर्थिक स्थिति के, लगभग गरीब परिवार के एक नेता से महाराजा रीवा हार गए। ये जनता में भावना आ गई। ये अलग बात है कि बाद में जब जनता पार्टी आपस में लड़ी और 18 महीने बाद ही फिर से चुनाव हुआ, तो महाराजा रीवा जीत गए। देश भर में कांग्रेस जीत गई, क्योंकि लोगों को लगा कि ये तो बंदरों की तरह आपस में लड़ते हैं और कुत्तों की तरह आपस में लड़ते हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह, और इनको शासन करना नहीं आता। तो लोगों ने फिर से कांग्रेस को वापस ला दिया। लेकिन पहली बार 77 में जो चुनाव हुआ, उसमें जनता ने कांग्रेस का उत्तर भारत में सफाया कर दिया। तो ये तो हुआ। आपातकाल में जितना दमन संभव था लोकतंत्र के परिवेश वाले देश में, हालांकि अगर सोवियत संघ और चीन से तुलना करें अथवा यूरोप के अन्य देशों में जैसा आपातकाल लगने पर जैसा बर्बर दमन होता है, कठोरता होती है, उसकी तुलना में तो कुछ नहीं था भारत का दमन। क्योंकि हमने यूरोप का इतिहास पढ़ा, हमें पता है यूरोप में विरोधियों को बहुत ही कठोरता से कुचला जाता है। तो देश का वातावरण ऐसा था, भारत का वातावरण ऐसा है, विशेषकर हिंदू समाज का, कि जो कोई ज्यादा अत्याचार करे उसके विरुद्ध लोग हो जाते हैं। तो इंदिरा गांधी को ये पता था, तो उन्होंने छिप छिप कर जो नीचता हो सकती है, जो कुटिलता हो सकती है, जो दमन हो सकता है, जो अत्याचार हो सकता है, वो किया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चाहे जिसको गोली मरवा दें, चाहे जिसको मार दें, ऐसा नहीं था। कुछ संभाल के, लेकिन योजना चल रही थी। अगर 4-6 साल और रह जाते, बाहर का दबाव नहीं पड़ता, तो इंदिरा गांधी से ज्यादा उनके जो चाटुकार सिपह सालार थे, वो दमन पर उतारू थे और वो चाहते थे कि सबको निपटा दिया जाए। तो तैयारी कांग्रेसियों की तो बहुत अधिक थी, लेकिन न तो प्रशासन तंत्र में सबके सब उनके समर्थक थे, न पुलिस में सब मन से उनके समर्थक थे, न जुडिशियरी में सब उनके मन से समर्थक थे, और देश का वातावरण तो ऐसे सब अत्याचारों के विरुद्ध ही है। तो इसलिए जब यूरोप का दबाव पड़ा, पश्चिमी यूरोप का और संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो इंदिरा गांधी को चुनाव की घोषणा करनी पड़ी। जनवरी 77 में, दिसंबर के अंत में ही घोषणा हो गई थी, और दिसंबर 76 में कि जनवरी में चुनाव होंगे, चुनाव की घोषणा हो गई। और उसका परिणाम ये हुआ कि जनता खुलकर आ गई। जनता ने अपने मनोभाव व्यक्त किए खुलकर। वो 77 का चुनाव वस्तुतः जनता ने लड़ा, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसमें पार्टियां तब तक संगठित ही नहीं हो पाई थी, बस मिली थी जयप्रकाश नारायण के दबाव पर। जेल में रहे थे ज्यादातर नेता, तो उनका घर ही अस्त व्यस्त हो गया था, किसी के पास साधन भी नहीं थे। कुछ अपवाद नेताओं को छोड़कर, जो जिनके पास बहुत धन है, शेष नेताओं के पास अधिक साधन भी नहीं थे। तो बहुत ही कठिन परिस्थिति में लोग लड़े। जॉर्ज फर्नांडिस पर एक आरोप लगा दिया गया, डायनामाइट कांड का केस, जो कभी सिद्ध नहीं हो पाया। कह दिया गया कि ये षड्यंत्र से इंदिरा गांधी की सत्ता को उलटना चाहते हैं। स्वयं जयप्रकाश नारायण पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया कि ये स्थापित सत्ता को समाप्त करना चाहते हैं, जबकि उनका तो कुछ भी नहीं था, वो तो केवल आंदोलन कर रहे थे। और जिसने स्वयं सत्ता का दुरुपयोग किया, इंदिरा गांधी, वो उस समय नायिका बनी हुई थी सोवियत संघ और कम्युनिस्टों के सहयोग से। तो एक प्रकार से बड़ा काला दौर था, बहुत ही अंधकारमय दौर था। लेकिन अगर आप यूरोप का और विशेषकर सोवियत संघ और चीन का
यूरोप का भी, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इंग्लैंड हो, जब वहां इस तरह से आपातकाल आता है तो बहुत कठोरता की जाती है, बहुत कठोरता। उसकी तुलना में भारत में कम ही कठोरता हुई। और सोवियत संघ जैसी क्रूरता नृशंसता तो यहाँ संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ के किसान और यहाँ के नागरिक बहुत ही जागरूक हैं और वो वीर भी हैं। नेताओं से अधिक वीर तो यहाँ के नागरिक हैं, तो इसलिए वैसा दमन तो संभव नहीं हुआ। लेकिन जितना संभव था देश की परिस्थिति में, उतना दमन कांग्रेस ने किया। और जिस लोकतंत्र की, अभिव्यक्ति की, आजादी की बात राहुल गांधी और कांग्रेसी करते हैं, असल में भारत की जनता अगर वस्तुतः सजग हो तो क्या कहे, पता नहीं। यूरोप हो तो इनके मुंह पर थूक दें लोग और जूता मारे और टमाटर मारे। अरे तुमने तो सब, एकमात्र लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन करने वाली कोई पार्टी है तो कांग्रेस है। सारा दमन कांग्रेस ने किया, लोकतंत्र का को एकदम कुचल डाला। जितना अधिक लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन संभव है उतना कांग्रेस ने किया। कांग्रेस का रिकॉर्ड है कि उसने लोगों की आवाज दबाई, यूनिवर्सिटी में एक गलत झूठी पढ़ाई कराई ह्यूमैनिटीज में कम्युनिस्टों के सहयोग से, झूठा इतिहास लिखवाया। इंदिरा गांधी ने तो एक कैप्सूल भी तैयार करवाया, उसको गड़वा दिया कि ये सदा के लिए गड़ा रहेगा कि ये भारत का इतिहास है। उसमें अपनी चाटुकारिता लिखवाई, लेकिन अंत में वो कुछ नहीं चला। तो भारत की ये विशेषता भी है कि यहाँ लोग उतने खून खराबा के लिए तो नहीं निकलते, लेकिन शांति से, धैर्य से, मन ही मन वो सत्य और असत्य का निर्णय करते रहते हैं, और अन्य मौके पर अवसर आते ही वो सत्य के पक्ष में और सत्य के विरुद्ध खड़े होते हैं। इसके लिए भारत के लोगों की, विशेषकर हिंदू समाज की प्रशंसा करनी होगी, स्तुति करनी होगी कि वो अंत में सत्य के पक्ष में ही खड़ा होता है। राजनीतिक दलों का ये हाल है कि वस्तुतः है, जब चुनाव जीत गए उस समय जो नेताओं का आचरण था उसकी याद करिए आप तो हंसी आती है। कोई कहता था कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था जेल में इसलिए छूट गया, कोई कहता था गायत्री मंत्र पढ़ता था इसलिए मेरी रक्षा हुई। भारत की जनता इतनी सजग है और उसने ये वातावरण बनाया, उस जनता के प्रति हम कृतज्ञ हैं। ऐसी भाषा 1977 में किसी भी नेता को बोलते हमने नहीं सुना। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये तो जिस जनता ने इनको जिताया है उसके प्रति साधुवाद, उसको, उसका कहना कि आप हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखिए, कृपा बनाए रखिए, ऐसी स्वाभाविक भाषा कोई बोल ही नहीं रहा था। साहब मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने महामृत्युंजय मंत्र पाठ किया, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा, मैंने सत्यनारायण की कथा का संकल्प लिया था, मैंने गायत्री मंत्र पढ़ा था नहीं पढ़ा था, क्योंकि ये कोई साधक तो थे नहीं, सब रजोगुणी लोग थे नेता, और किसी की तैयारी नहीं थी। आपातकाल में जो वास्तविक समस्या सामने आई कि सिवाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और कोई भी संगठन सक्षम ही नहीं था कि विरोध कर पाता। अगर इंदिरा गांधी 10-20 साल आपातकाल जारी रखती तो वो अंग्रेजों ने जैसा दमन किया उससे अधिक दमन कर देती और कुछ नहीं होता। कोई संगठन के स्तर पर कोई तैयारी नहीं थी। हाँ, समाज में अवश्य सुगबुगाहट थी, तो जैसे क्रांतिकारी लोग अंग्रेजों के समय तैयार हुए, अगर कुछ समय तक आपातकाल रहा था तो नए लड़के लड़कियां जो अराजनैतिक हैं, राजनीति में नहीं है, वो निश्चित निकलते और वो फिर मारकाट भी करते, इनको खत्म कर देते कांग्रेसियों को। लेकिन संगठित राजनीतिक दलों में ऐसी कोई भी तैयारी नहीं थी। यहाँ तक कि सिवाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाकी के संगठनों में तो व्यक्तिगत मैत्री या रिश्तेदारी के द्वारा लोगों ने खोज खबर ली। अगर किसी परिवार में कष्ट है, समस्या है, रोग है, हारी है, बीमारी है, तो रिश्तेदारों ने, नातेदारों ने, मित्रों ने कुछ मदद की हो तो की। लेकिन एक राजनीतिक संगठन के रूप में बहुत मदद करते हो एक दूसरे को, ये समाजवादियों तथा अन्य राजनीतिक दलों में बिल्कुल नहीं दिखा। केवल जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ये बात दिखी। लेकिन साथ ही क्योंकि ये लोग उतने ज्यादा लड़ाका नहीं थे तो बहुत सारे लोग टूट भी गए। बहुत से लोगों ने माफी भी मांगी कि चलो माफी मांग रहे हैं और बाहर जाएं। उसमें संघ और जनसंघ के लोग भी थे जिन्होंने माफी मांगी। प्रतिरोध भी सबसे अधिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया और माफी मांगने वालों में भी अच्छी संख्या में दोनों प्रकार के लोग थे। लेकिन सबसे ज्यादा व्यवस्थित विरोध अगर किसी ने किया तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने ही देश भर में किया। अब चूंकि बहुत बड़ी, सबसे बड़ी संख्या में जो लोग गिरफ्तार हुए थे वो संघ के और जनसंघ के ही लोग थे। यानी आप समझ लीजिए कि अगर लगभग 1 लाख लोग देश भर में गिरफ्तार हुए तो उसमें 50,000 से अधिक संघ और जनसंघ के लोग थे और शेष 50,000 में 7-8 पार्टियों के लोग थे। शेष 50,000 से भी कम में 40-45,000।
तो सबसे बड़ी संख्या चूंकि इनकी ही गिरफ्तार हुई थी, तो उसमें बहुत अच्छे कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए थे। जो तपे तपाए थे वो तो चुकने का सवाल ही नहीं, वो तो जीवन भर जेल में रहने की तैयारी थी उनकी। भगवान का भजन करना, वहीं शाखा लगाना, वहीं प्रार्थना करना, सब मस्त रहते थे। लेकिन जो नए नए लोग जुड़े थे अथवा साधारण स्थिति के थे, जो इसलिए जाते थे कि हम देश का गीत गाते हैं, देश की याद करते हैं, देश की प्रार्थना करते हैं, भजन करते हैं, कोई गलत काम तो करते नहीं, अराजनैतिक लोग थे, उनमें से कुछ लोग टूट भी गए कि अरे हमें तो ये पता नहीं था, हम तो अच्छा काम करते थे, भगवान का काम, देश का काम, ये क्या हो गया, चलो भाई घर में एकदम अकेलापन है, अभाव है। तो ऐसे भी है। जो बड़ा संगठन है उसमें सब प्रकार के लोग संख्या में अधिक होते हैं, तो वीर और तेजस्वी और प्रतिरोध करने वाले, संघर्ष करने वाले भी सबसे ज्यादा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ के ही लोग थे। और संख्या बल अधिक होने के कारण जो लोग माफी मांग के छूटे, तो उनमें हो सकता है कि इनकी संख्या भी अन्य दलों से कम नहीं हो, अन्य दल के लोगों ने भी माफी मांगी। तो ये सब वातावरण उस समय देश में था। ये तो हो गया चालू स्थिति की समीक्षा, करंट अफेयर्स जिसे कहते हैं, कि एक संकट सा आया, राजनीतिक संकट, और चला गया राजनीतिक कारणों से। लेकिन कोई बौद्धिक स्तर पर, गहरे स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, विशेषकर बौद्धिक और विधिक स्तर पर कोई तैयारी हुई, इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता। सबसे पहले जैसे ही जनता पार्टी की सरकार आई, तो उसने एकमात्र ध्यान ये दिया कि हमको आपातकाल का जो बंद था 352, 353, 354, 355 का प्रयोग करके, अनुच्छेद 352 से 355 तक का, तो उसमें संशोधन ला दिया। बहुत अच्छा, उसको थोड़ा कठिन बना दिया कि लागू होने के बाद इस समय सीमा के भीतर संसद के दोनों सदनों के द्वारा वो बहुमत से पारित होना चाहिए, अन्यथा वो रद्द हो जाएगा। और राष्ट्रपति को जब संतोष हो जाए कि वास्तव में देश के लिए अशांति है, देश पर खतरा है, तब आपातकाल लागू होगा। ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान कर दिए। यानी आपातकाल का यूं ही जैसे इंदिरा गांधी ने लगा दिया था बहाना बना के, वैसा लगाया जाना कठिन बना दिया। अर्थात अपनी सुरक्षा प्रतिपक्षी नेताओं ने अच्छे से कर ली कि हमको ऐसे जेल में नहीं डाला जाएगा। और ये भी कहा, ये भी उसमें निहित था कि अगर हम भी सत्ता में आए तो कांग्रेस को भी ऐसे बात बात में जेल में नहीं डाल सकते, क्योंकि आपने जो प्रावधान कर दिया वो जब आप सत्ता में आए तो आप पर भी लागू होता है। तो आपातकाल सरलता से, मनमानी ढंग से न लागू हो, इसका प्रबंध तो कर लिया। लेकिन इसके अतिरिक्त जो प्रश्न हैं उन पर आज तक विचार नहीं किया गया। संविधान की मूल प्रस्तावना, जो मूल आधार है, उसी में संशोधन कर दिया इंदिरा गांधी ने, जबकि ऐसा तो कोई अधिकार ही नहीं होना चाहिए। ये तो नई संविधान सभा के द्वारा ही हो सकता है। आप कैसे करेंगे? मूल प्रस्तावना में संशोधन के लिए नई संविधान सभा आवश्यक है, नया संविधान लिखा जाना आवश्यक है। अभी का जो संविधान है उसकी मूल प्रस्तावना आप कैसे बदल सकते हैं? लेकिन इंदिरा गांधी ने संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य को सेकुलर सोशलिस्ट संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना दिया, है ना। भारत का राज्य जो है, जो उसके पहले ये था कि संविधान का जो मूल प्रस्तावना है उसमें क्या था? उसमें ये था कि भारत जो है वो एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, है ना। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic, उसकी बजाय क्या जोड़ दिया? sovereign socialist secular democratic republic, है ना। यानी जो ये था कि हम भारत के लोग एतद द्वारा भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। उसको ही बदल दिया, उसमें कह दिया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष सेकुलर सोशलिस्ट। लीजिए, सेकुलर की तो भारत में इसलिए आवश्यकता नहीं है कि हिंदू धर्म में कभी चर्चेस की तरह लड़ाई नहीं हुई। सेकुलर तो ईसाई एक अवधारणा है। ईसाइयों के अलग अलग चर्च भयंकर लड़ाई लड़ते थे आपस में, खूनी लड़ाई, और एक दूसरे को मार डालने, खा डालने के लिए प्रयास करते थे। उससे रक्षा के लिए ये सेकुलरिज्म की बात चली थी। तो भारत में सेकुलर का कहां से आया? और फिर वो सेकुलर आज तक परिभाषित ही नहीं किया गया।
है ना। तो इस प्रकार सेकुलर शब्द या तो आप परिभाषित करिए अगर एकदम नया शब्द ला रहे हैं, और नहीं तो सेकुलर की आवश्यकता ही क्या है। और सोशलिस्ट शब्द तो असंवैधानिक है, क्योंकि जब संविधान कहता है कि भारत के हर नागरिक को विचार की स्वतंत्रता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और सोशलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म जो है वो नॉन सोशलिस्ट लोगों की वैचारिक स्वतंत्रता का अपहरण करता है, संसार का नियम है। सोशलिज्म जो है वो राज्य के द्वारा संपूर्ण समाज को नियंत्रित करने के मतवाद का नाम सोशलिज्म है। राज्य पर पूर्ण नियंत्रण, यानी राज्य का विचार क्या हो ये राज्य तय करेगा, समाज का विचार क्या हो, सारे देश के नागरिकों का विचार क्या हो, उनकी शिक्षा क्या हो, उनको क्या पढ़ाया जाए क्या नहीं पढ़ाया जाए, किस प्रकार का विचार करने की उन्हें स्वतंत्रता है, किस प्रकार का विचार करने की स्वतंत्रता नहीं है, ये सब निर्धारित करते हैं सोशलिस्ट नेता, उसी को सोशलिज्म कहते हैं। तो सोशलिज्म जो है वो वैचारिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र का विरोधी है। सोशलिज्म और लोकतंत्र में स्थायी विरोध है, और भारत को कह दिया कि ये सोशलिस्ट लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। यानी विचित्र बात है, कोई राज्य यदि सोशलिस्ट है तो वो लोकतांत्रिक हो ही नहीं सकता, और अगर लोकतांत्रिक है तो सोशलिस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि नॉन सोशलिस्ट गैर सोशलिस्ट को भी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होगी, तभी वो लोकतंत्र है। तो भारत एक लोकतंत्र था, इसको इंदिरा गांधी ने सोशलिस्ट बना दिया, अर्थात जो कांग्रेस का विरोधी होगा, इंदिरा गांधी का विरोधी होगा, उसको विचारों की अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, जितना हम चाहेंगे उतनी छूट है, फिर अचानक आपको गिरफ्तार कर लेंगे। इतना भयंकर परिवर्तन किया। इस परिवर्तन का जो लोग सत्ता में आए उन्होंने किसी ने विरोध नहीं किया, शायद उन्होंने ये सोचा हो कि अब इसका हम अपने पक्ष में उपयोग कर लेंगे, जो हमारा विरोध करेगा उसको हम गिरफ्तार कर लेंगे। क्यों नहीं किया ये पता नहीं, लेकिन संविधान की मूल प्रस्तावना में इतना भारी हेर फेर हो गया, मूल संरचना को उलट दिया गया, मूल मान्यताओं को समाप्त कर दिया गया, एक लोकतांत्रिक गणराज्य को सोशलिस्ट बना दिया गया, जो कि लोकतंत्र के अभाव में ही सोशलिस्ट होता है। सोशलिज्म लोकतंत्र का विरोधी विचार है, उसको किसी ने आज तक संशोधित ही नहीं किया। 77 के बाद से 24 साल उधर हो गए, 23 साल और 25, ये लगभग 50 साल, 48 साल 50 साल हो रहे हैं। 48 साल में किसी ने इतने पापपूर्ण प्रावधानों को नष्ट करने की नहीं सोची। और इस बीच जुडिशियरी में एक विचित्र सा निर्णय आ गया कि संविधान के कतिपय मूलभूत सिद्धांत, और वो मूलभूत सिद्धांत क्या है वो सब ये जुडिशियरी बताएगी। अब संविधान साफ कहता है, स्पष्ट कहता है कि हम भारत के लोग एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित कर रहे हैं, अधिनियमित और आत्मार्पित कर रहे हैं। यानी संविधान किसने बनाया? भारत के लोगों ने। भारत के लोगों में सबसे बड़ी संख्या किसकी है? 85% हिंदू हैं। तो ये संविधान किनकी इच्छा से बना? मुख्यतः हिंदुओं की इच्छा से, जिसमें मुसलमान और ईसाइयों आदि की भी सहमति ली गई, लेकिन मुख्यतः संविधान किसकी इच्छा से बना? हिंदुओं की इच्छा से, 85% हिंदुओं की। संविधान साफ घोषणा करता है कि ये भारत के लोगों के द्वारा अधिनियमित और आत्मार्पित है, अंगीकृत है। तो हिंदुओं के बहुमत के द्वारा ये अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित संविधान है। किसके लिए संविधान बनाया गया? राज्य के लिए। राज्य के संचालन की नियमावली है संविधान। तो इस राज्य के लिए नियम किसने बनाया? हिंदुओं ने, मुख्यतः हिंदुओं ने, और साथ में मुसलमानों ईसाइयों ने भी। उन्होंने तो अपनी शर्तें ला दी कि हमको ये सुरक्षा दो, ये संरक्षण दो। हिंदुओं ने तो सीधे शासन की नियमावली बनाने पर जोर दिया। तो हिंदुओं की ओर से ये संविधान मुख्यतः बना ना। भारत के हिंदुओं ने अपने सुदृढ़ राज्य के लिए, संचालन के लिए एक नियमावली बनाई, उसका नाम संविधान है। तो संविधान के द्वारा जो राज्य को अधिकार मिलते हैं वो किसने दिया? लोगों ने, भारत के लोगों ने, भारत के हिंदुओं ने। तो अधिकार का स्रोत कहाँ है? भारत के लोगों में, साफ साफ लिखा है। भारत के लोग अपनी रक्षा के लिए एक राज्य नियुक्त करते हैं, राज्य के विविध अंग नियुक्त करते हैं, ये साफ है। तो जुडिशियरी भी किसके लिए? भारत के लोगों के, भारत के लोगों की मान्यता, परंपरा, धर्म, आस्था की रक्षा के लिए जुडिशियरी है, एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है।
ये तो नहीं कहा है कि फलाने फलाने जी विचार करेंगे इसलिए हम ये संविधान बना रहे हैं, इसलिए राज्य बना रहे हैं। ये कोई ब्रिटिश महारानी की तरह का तो नहीं है कि हमने बना दिया राज्य और घोषित कर दिया कि हम सबका ध्यान रखेंगे। यानी राज्य ने कृपा पूर्वक ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि समाज ने अपने लिए राज्य बनाया है और अपने राज्य के संचालन के लिए नियमावली बनाई है। साफ साफ संविधान यही कहता है। तो फिर उसमें राज्य की ओर से जो अधिकार दिए जाने की बात है वो कितनी गलत है। संविधान कहता है नागरिकों को राज्य ये अधिकार देता है। कौन से? वो साफ दिया है, बहुत सारे अधिकार, बहुत अच्छे अधिकार हैं। लेकिन इसमें जो विचार करने की बात थी, वस्तुतः अगर लोग गंभीर होते या राजनीति शास्त्री लोग गंभीर होते भारत के, तो वो क्या करते? सबसे पहले ये कहते कि ये जो आपने भारत के राज्य ने जो नागरिकों को अधिकार दिया है, ये किसकी ओर से दिया है ना? जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र परिभाषित है वो तो ठीक है। इसके बाद नागरिकता का जो भाग 2 है उसकी दे दी है कि कौन कौन नागरिक रहेंगे, यही सब इसके निर्माण करता है। और इसके बाद मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स। भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में भारत के नागरिकों ने मूल अधिकार, भारत के नागरिकों की ओर से जो संविधान बना है उसमें मूल अधिकार लिखे गए हैं। उसमें क्या कहा है? एक तो साधारण मूल अधिकार के विषय में बताया है, परिभाषा दी है कि मूल अधिकार क्या है, कि ये संपूर्ण भारत में सब नागरिकों को ये मूल अधिकार प्राप्त होंगे। और मूल अधिकारों से असंगत या उनका अस्वीकरण करने वाली अगर कोई बात होगी तो उसका उपाय बताया गया है कि ऐसा नहीं होगा। कौन कौन से अधिकार दिए हैं? समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिशोध, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का अधिकार। ठीक है। इसी प्रकार अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये सारे अधिकार दिए हैं ना। समता का अधिकार है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्क्रम का प्रतिषेध, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया आपने, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी, हर नागरिक को दी है। ठीक है, बहुत अच्छा है। इसके बाद विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभी तो है ना। तो जब विचारों की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो ये किसने ये स्वतंत्रता दी है? ये तो भारत के लोगों की ओर से संविधान बना है ना। तो स्वतंत्रता तो भारत के लोगों में विद्यमान है, स्वतंत्रता भारत के लोगों का स्वभाव है, तब ना उन्होंने ये कानून बनाया। अब इसमें एक डाइकोटमी है, एक विरोधाभास है कि संविधान पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे कि लोगों में ये सब नहीं है, समता, न्याय, इसकी बुद्धि भारत के लोगों में नहीं है। तो फिर ये संविधान किनकी ओर से बना है, ये स्पष्ट होना चाहिए। संविधान में जो बातें खुलकर लिखी हैं, समता, स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो भारत के लोगों की ओर से लिखी गई हैं या किसी ग्रुप की ओर से, गैंग की ओर से, समूह की ओर से लिखी गई हैं? इस पर बहस होनी चाहिए। अगर भारत के लोगों की ओर से लिखी गई हैं तो शासन का कुल काम इनको संरक्षण देना है। शासन को अधिकार देने का अधिकार कहां से मिल गया? शासन नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, शासन नागरिकों को विचार की स्वतंत्रता देता है। इसका क्या मतलब है? शासन कौन है? खुदा है, अल्लाह है, भगवान है, कौन है शासन? तो कहा है कि शासन जो है वो लोगों के लिए है और शासन को चलाने के लिए लोगों ने एक संविधान रचा है। तो भारत के लोगों ने अपना एक अच्छा सुदृढ़ राज्य चलाने के लिए, लोकतांत्रिक गणराज्य चलाने के लिए एक संविधान रचा है, ये साफ संविधान कहता है। तो इसका अर्थ है कि वो अधिकार लोगों की आवश्यकता है, लोगों की मांग है, लोगों में वो भाव विद्यमान है, लोगों में वो परंपरा विद्यमान है, न्याय की, स्वतंत्रता की, अभिव्यक्ति की। अगर नहीं विद्यमान है तो आप कहिए कि हम एक नया समाज अपने मन से बना रहे हैं, हमारे दिमाग में खुजली हो गई थी प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, नेताजी के, संविधान के सभा के। संविधान सभा के सदस्य किसके प्रतिनिधि हैं? अगर वो भारत के लोगों के प्रतिनिधि हैं तो वो लोगों को अधिकार कैसे दे सकते हैं? अधिकारों का संरक्षण करेंगे। ये सब बहस होनी चाहिए, लेकिन नहीं, अचानक
क्योंकि 1935 के इंडिया एक्ट की सीधे नकल है, तो ब्रिटिश तो अपने को मालिक मानते थे, तो उन्होंने कह दिया कि हम ये अधिकार देते हैं, माने मालिक हम हैं, जब तक चाहे अधिकार दे दिया, जब तक चाहे छुड़ा लिया। इस पर तो तथाकथित जुडिशियरी या कहीं भी कोई विचार ही नहीं हुआ कि भाई आप होते कौन है अधिकार देने वाले, किसकी ओर से अधिकार दे रहा है, अल्लाह की ओर से, गॉड की ओर से, भगवान की ओर से, किसकी ओर से दे रहा है, स्पष्ट करो। या तो कहिए कि सर्वव्यापी परमेश्वर ने, परम सत्ता ने, भगवान श्री राम ने हम भारत के शासकों को एक दैवी अधिकार दिया है कि हम आपको अधिकार दें, जो चाहे वो दें, जो चाहे वो नहीं दें। तो ये तो नहीं कहते, आप तो कहते हैं भारत के लोगों के लिए संविधान बना है। भारत के लोगों ने अपना राज्य चलाने के लिए एक दस्तावेज रचा है जिसका नाम है भारत का संविधान। तो भारत के लोगों ने संविधान वही रचा होगा जो वो चाहते हैं। इसका अर्थ है कि विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता भारत के लोग चाहते हैं। इसलिए उन्होंने राज्य को निर्देशित किया है कि तुम इनका सुनिश्चित करो। तो राज्य का काम है समता को सुनिश्चित करना, संरक्षण देना, विचारों की स्वतंत्रता को संरक्षण देना, विचारों की अभिव्यक्ति को संरक्षण देना। ये नहीं कि अधिकार देना। अधिकार देने का अधिकार राज्य के पास कहां से आया, कहीं से नहीं। अधिकार तो जनता ने दे रखा है। तो ये बारीक बातें हैं, सूक्ष्म बातें हैं, दार्शनिक बातें हैं, बौद्धिक बातें, इस पर कोई विचार नहीं। भारत का राज्य अधिकार देता है साहब, विचित्र बात है। किसकी ओर से राज्य अधिकार देता है? राज्य के पास अधिकार देने की शक्ति कहां से आई? तो कहेंगे जनता ने दी। तो लेकिन एक सहज बुद्धि का अभाव और दार्शनिक बुद्धि का अभाव, दोनों। या तो सहज बुद्धि हो तो भी ये बात विशिष्ट विचित्र दिखेगी, और अगर दार्शनिक बुद्धि है तो खोखली दिखेगी। अरे आप कौन होते हैं अधिकार देने वाले? आप हैं क्या? आप समाज के सनातन धर्म, शाश्वत सार्वभौम मानव मूल्यों की रक्षा के लिए हमें एक राज्य चाहिए। उस राज्य को आप कैसे चलाएं, ये हमने आपको संविधान बनाकर दिया है। उसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है हमने संविधान को। यही तो कहा, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो अधिकार भारत के लोगों ने दे रखा है स्वयं को, और उनके यहाँ परंपरा है। संविधान उसके संरक्षण करता है। संविधान को कहना चाहिए कि हम प्रतिज्ञा करते हैं, शासकों को प्रतिज्ञा करनी चाहिए, शपथ लेनी चाहिए कि हम सदा भारत के लोगों के समता, न्याय, स्वतंत्रता के अधिकारों को संरक्षण देंगे। आपका काम संरक्षण देना है, रक्षा देना है, पोषण करना है। अधिकार देना आपका काम नहीं है। अधिकार जनता के हैं, अधिकार भारत के लोगों के हैं। लेकिन इस बात पे विचार ही नहीं हुआ। अन्यथा एक नया संविधान लिखा जाना चाहिए, अथवा इस संविधान की भाषा दुरुस्त करनी चाहिए कि भारत का राज्य भारत के नागरिकों के इन अधिकारों का की रक्षा करेगा, उनको संरक्षण देगा, उनको पोषण देगा। इस सब पर विचार नहीं हुआ। ऊपर से जुडिशियरी में किसी ने कह दिया, एक विशेष बड़ी प्रसिद्ध बहस है, अभी तकनीकी विस्तार में नहीं जाते, कि साहब ये इसका मूल सिद्धांत है। भाई आप कौन होते हैं मूल सिद्धांत बनाने वाले? संविधान का दैवीकरण कर दिया। और आजकल संघ और हिंदुत्व की बात करने वाले भी बहुत लोग उसी में लगे हैं कि ये गीता है, ये धर्म पुस्तक है। मतलब झूठ की कोई सीमा नहीं है। अरे धर्म पुस्तक तो ईश्वरीय वचन होने से धर्म पुस्तक होती है ना। गीता इसलिए दैवी है कि वो भगवान कृष्ण का वचन है। ये संविधान किसका वचन है? तुम भगवान कृष्ण हो। संविधान सभा के रजोगुणी सदस्य जिनमें सत्ता की लालसा है, राज्य करने की अदम्य इच्छा है, वो कोई भगवान कृष्ण है? भगवान राम है? गीता के समान पवित्र कैसे हो गया संविधान? तो कहने को तो कांग्रेस के विरुद्ध है भाजपा, लेकिन भाजपा के लोग तो उससे बढ़कर संविधानवादी हो गए हैं। उससे बढ़कर एक निहायत सांसारिक व्यवहार की नियमावली को, दस्तावेज को दैवी आभा दे रहे हैं। ये तो नास्तिकों का लक्षण है। संविधान क्या है? राज्य संचालन के लिए तैयार किया गया एक कागज, एक दस्तावेज, एक नियमावली, मैनुअल। जैसे टीवी, रेडियो, कुछ भी होता है उसके लिए एक मैनुअल मिलता है, ऐसे ऐसे चलाओ टीवी। तो राज्य तुम कैसे चलाओ, ये जनता ने तुमको एक मैनुअल दे दिया है, उसका नाम है संविधान। वो दैवी कैसे हो गया भाई? दैवी तो फिर है तो राज्य के लोग हैं ना। राज्य कैसे दैवी है? राज्य को बनाने वाले, राज्य के लिए दस्तावेज बनाने वाले, राज्य के लिए संविधान बनाने वाले लोग दैवी हुए ना, अगर दैवी ही होना है। और आप किसको अधिकार दे रहे हैं? आपको तो लोगों ने अधिकार दिया है कि राज्य करो, हमारी रक्षा करो।
तो राज्य का काम है कि वो कहे कि हम नागरिकों के इन अधिकारों को, जो कि हमारी परंपरा है सदा से चली आई है, उसको संरक्षण देंगे, मान्यता देंगे, ये कहना चाहिए। कोई विचार नहीं हुआ। अब सब जुडिशियरी के किसी एक निर्णय में आ गया कि ये संविधान के मूल सिद्धांत है। अच्छा, यानी अब जुडिशियरी जो राज्य का एक अंग है, राज्य जो भारत के लोगों द्वारा अपने लिए रचा गया है और उसके संचालन की नियमावली दी गई है, उस राज्य का एक अंग है जुडिशियरी। वो जुडिशियरी बताएगी कि इसका मूल सिद्धांत क्या है। जनता नहीं बताएगी, समाज नहीं बताएगा, पहले से जो हमारी परंपराएं हैं वो नहीं बताएंगे। और अगर बताना ही है किसी को तो संविधान किसने बनाया है? राजनेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने। तो संविधान के मूल सिद्धांत कौन बताएगा? जनप्रतिनिधि बताएंगे, यानी संसद बताएगी। जुडिशियरी कैसे बता सकती है संविधान के मूल सिद्धांत? विचित्र बात है। कैसा, जब एब्स्ट्रैक्शन में चलते हैं तो कैसा मतिभ्रम होता है, और विदेशी किसी शिक्षा से या किसी बात से कैसा मतिभ्रम हो जाता है। जुडिशियरी के लोग जिनका काम है संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन सुनिश्चित कराना, इन लेटर एंड स्पिरिट, अक्षरों में और भावना में, तो वो संविधान के मूलभूत सिद्धांत बता रहे हैं। वाह वाह! अरे भाई, संविधान के मूलभूत सिद्धांत केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा के लोग बताएंगे, संसद के लोग बताएंगे कि संविधान के मूलभूत सिद्धांत है, क्योंकि संविधान के रचयिता भारत के जनप्रतिनिधि। तो भारत के जनप्रतिनिधि ही ये बता सकते हैं कि संविधान के क्या मूलभूत सिद्धांत है। जुडिशियरी कैसे बता सकती है? वो तो शासन का एक अंग है, लोगों की एक संस्था है सेवा के लिए बनी हुई। लोगों ने अपने आपसी विवादों के निपटारे के लिए एक जुडिशियरी नाम की संस्था को बनाया है, बस उतनी है जुडिशियरी। लेकिन जुडिशियरी बताने लगी कि संविधान के क्या मूलभूत सिद्धांत है। कमाल है। और कोई इन प्रश्नों पे संसद में चर्चा नहीं हो रही, बौद्धिकों में चर्चा नहीं हो रही, यूनिवर्सिटी में चर्चा हो नहीं रही। और सेकुलरिज्म क्या है? तो जिसके जो मर्जी आए, कुल मिलाकर जो सबसे ज्यादा वाचाल और मुखर हैं, अपने आप को सेकुलर कहते हैं, उनकी सारी सेकुलरिज्म की परिभाषा ये है कि हिंदू धर्म का, हिंदुत्व का, हिंदू समाज का विरोध ही सेकुलरिज्म। लीजिए, मुसलमानों की रक्षा, ईसाइयों की रक्षा, ये सेकुलरिज्म है। और हिंदुओं की रक्षा, भारत का राज्य अल्पसंख्यकों की रक्षा करेगा और बहुसंख्यकों की रक्षा क्यों नहीं करेगा? और जो राज्य बहुसंख्यकों की रक्षा नहीं करे वो तो अवैध राज्य हुआ ना, वो तो विधि विरुद्ध राज्य हुआ। अपने देश के बहुसंख्यकों की, उनकी परंपरा, मान्यता, आस्था और धर्म की रक्षा न करने वाला शासन अवैध है, विधि विरुद्ध है, क्योंकि उसकी वैधता ही इसमें है कि वो राज्य के बहुसंख्यकों की परंपरा को, धर्म को, रीति रिवाज को, सबको संरक्षण देता है। यही उसकी वैधता है। राज्य की वैधता है बहुसंख्यकों के धर्म का संरक्षण, और साथ में अल्पसंख्यकों को भी न्यूनतम संरक्षण, उनको अधिकार देना, यही राज्य की वैधता है। अन्यथा राज्य अवैध है। आप ऑफिस बियरर हो सकते हैं स्टेट के, लेकिन आप, अगर आप कहते हैं कि हम बहुसंख्यकों के न्याय और परंपराओं का रक्षण ही नहीं करेंगे तो आप एक अवैध संस्था है। लेकिन इस पर चिंतन नहीं हुआ। कोई भी कह देता है सेकुलर सेकुलर सेकुलर। सेकुलर माने हिंदू रहित, हिंदुत्व विरोध, हिंदू द्रोही। हिंदू द्रोही होने का फैशन है सेकुलरिज्म के नाम पे। बहुसंख्यकों के धर्म और संस्कृति का, सनातन आदर्शों का, ज्ञान प्रवाह का, ज्ञान परंपराओं का विरोध करना सेकुलरिज्म हो गया है। तो संसद ही सक्षम है सेकुलरिज्म की परिभाषा, वो भी कोर्ट नहीं करेगी। यहाँ तो कोर्ट करने लगी। कोर्ट को आधारभूत प्रत्ययों के विषय में मीमांसा का, निर्णय का कोई अधिकार नहीं है। उसको जो निर्णय संसद कर दे उसके पालन सुनिश्चित करना। इन सब विषयों पर कोई चिंतन ही नहीं हुआ है, कोई विचार ही नहीं हुआ है। नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि जो मूल बात थी कि हम भारत के लोग एतद द्वारा इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित कर रहे हैं, वो तो हवा में उड़ गई। हम भारत के लोग एतद द्वारा इस संविधान को, भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाए रखने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए इस संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित कर रहे हैं। केवल ये वाक्य सही है, अन्यथा फिर ये भारत के लोगों का संविधान नहीं हुआ ना भाई। अगर ये जुडिशियरी का संविधान है, जुडिशियरी बताएगी कि संविधान क्या है,
या नेता ही बताएंगे संविधान क्या है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ भारत के लोग। भारत के लोगों की भावना क्या है, भारत के लोगों की परंपरा क्या है, भारत के लोगों की मान्यता क्या है, भारत के लोगों का धर्म क्या है, भारत के लोगों का जीवन मूल्य क्या है, भारत के लोगों के आदर्श क्या हैं, हमारी महान परंपरा क्या रही है, राज्य का आदर्श, न्याय का आदर्श, शौर्य का आदर्श क्या रहा है। इसके स्मरण के बिना क्या अर्थ है। शासन की सार्थकता इसी में है कि वो उन परंपराओं को संरक्षण दे। भारत की धर्म परंपरा को, भारत की प्रज्ञा परंपरा को, भारत की संस्कृति परंपरा को, भारत की सभ्यता परंपरा को, भारत के मान्यताओं और आस्थाओं के प्रवाह को संरक्षण दे, तभी तो राज्य का कोई अर्थ है। अगर वो, और भारत का अर्थ है हिंदू, स्पष्ट रूप से, क्योंकि हिंदू ही भारत है। बाकी सब लोग भारत में रहने के लिए इसलिए भी उनको अधिकारी हैं कि हिंदुओं का यहाँ शासन है, तो हिंदू आदत है हिंदुओं की सबको अधिकार देने की। लेकिन तत्वतः तो वही है जो हमने कहा है कि भारत के लोग ही वास्तविक अधिकारी हैं इस संविधान के, इसके बनाए जाने के और इसके लागू किए जाने के सबकी जिम्मेदारी भारत के लोगों की। इस तथ्य को सदा याद रखना चाहिए। भारत के लोगों को भुलाकर राजनेता सोचते हैं कि हम ही तय करेंगे, प्रशासक सोचते हैं हम तय करें, और जुडिशियरी कहती है कि हम बताएंगे संविधान का मूल सिद्धांत क्या है। तो ये तो संविधान का तिरस्कार है, संविधान की उपेक्षा है, संविधान के आधार का विस्मरण है। इन सब बातों पर विचार होना चाहिए। आपातकाल के संदर्भ में अगर फिर से विचार होगा तो ये सब विचार होना चाहिए कि संविधान क्या सचमुच भारत की जनता का है, तो भारत की जनता के जो परंपराएं विद्यमान है उनके अनुसार है संविधान की, उनका विरोधी है संविधान। अगर विरोधी है तो फिर ये किसी और की परंपरा का है, कहाँ की परंपरा का है। भारत के लोगों की परंपरा अगर इस संविधान में नहीं है तो कहीं ना कहीं की परंपरा अवश्य होगी। तो इस संविधान में किस देश की, किस सभ्यता की, किस समाज की, किस धर्म की, किस संस्कृति की परंपरा प्रतिफलित और प्रतिबिंबित हुई है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। संविधान किसका प्रतिनिधित्व करता है, किस परंपरा का, किस प्रज्ञा का, किस ज्ञान का, किस ज्ञान प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है संविधान। और घोषणा तो की गई है हम भारत के लोग, और अगर भारत के लोगों का करता है तो राज्य का कुल काम भारत के लोगों की परंपराओं का संरक्षण करना है। भारत के लोगों के विचार की स्वतंत्रता के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, पूजा की स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करना। अधिकार देना नहीं है, राज्य की कोई हैसियत नहीं है कि वो लोगों को अधिकार दे, ये बारंबार स्मरण करने की चीज है। उसके पास अधिकार कहाँ से आए भाई, तुमको तो तुम कॉन्स्टिट्यूट हो रहे हो ना, तुम बनाए जा रहे हो। राज्य एक रचना है जो लोग करते हैं अपने रक्षा के लिए, इसलिए राज्य को स्वयं कहाँ वो सब अधिकार है। राज्य को तो वो अधिकार लोग दे रहे हैं, समाज दे रहे हैं। तो ये सब बातें स्पष्ट होनी चाहिए। अगर गहराई से विचार कर रहे हैं तो ये इन सब बातों पर अभी कोई चर्चा नहीं हो रही है, जो कि चिंता की बात है। ये आधारभूत बातें कि संविधान में जो जिस तरह की भाषा लिखी है उससे लगता है कि मानो कि ये कृपा है राज्य की। तो राज्य की किसी कृपा की आवश्यकता थोड़ी है, राज्य पर कृपा है जनता की। जनता ने कृपा पूर्वक राज्य की रचना की है, राज्य की नियमावली की रचना की है, और शासकों को ये अधिकार दिए हैं कि तुम इस तरह से देश की रक्षा करो, तुम इस तरह से नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करो, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करो। ये स्थिति है। कायदे से इन सब बातों पर मनन होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए कि भारत के जो लोगों के अधिकार हैं उनका संरक्षण देना ही शासन का कार्य है। भारतीय नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण ही भारत शासन का कार्य है। अधिकार देना उनका कार्य नहीं है, अधिकार तो हैं समाज में, उन अधिकारों का संरक्षण ही शासन का कार्य है। ये अगर विचार हो तो ये अभी तक के चिंतन की परंपरा में अगला पड़ाव है कि आपका कुल काम अधिकारों का संरक्षण देना है। जो अधिकार समाज में परंपरा से विद्यमान है, जो न्याय की भावना समाज में विद्यमान है, जो वैचारिक स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन का वैभव, जीवन की विविधता, ज्ञान की विविधता भारत में विद्यमान है, इनको संरक्षण देना राज्य का कार्य है। और संविधान भी यही कहता है। अगर उसकी भावना देखें, अगर भावना के बारे में अस्पष्टता है तो माननीय संसद को एक
असाधारण बैठक बुलाकर इसको स्पष्ट कर देना चाहिए कि शासन का काम, भारत के शासन का काम भारत के लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, उनको संरक्षण देना है। अधिकार देना राज्य का काम नहीं है। अधिकार तो राज्य को लोगों ने दिए हैं कि हमारी रक्षा करो, इसलिए तुमको ये अधिकार देते हैं। तो नागरिकों का काम शासन के विषय में आधारभूत विचार करना और शासन का काम नागरिकों की अपनी अपनी परंपराओं को संरक्षण देना, कि नागरिक ये मांग करें कि राज्य जो है वो नागरिकों के अधिकारों को संरक्षण दे, नागरिकों के अधिकारों का पोषण करे। अभिव्यक्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, वैचारिक स्वतंत्रता का अधिकार, उपासना की स्वतंत्रता का अधिकार और न्याय, ये भारत में विद्यमान है। इनको संरक्षण देना, इनके प्रति प्रतिबद्ध होना, जहां इनका खंडन हो वहां उसको संज्ञेय अपराध मानकर हस्तक्षेप करना, कॉग्निजेबल ऑफेंस मानकर, ये स्टेट का कार्य है, ये राज्य का कार्य है। राज्य का कार्य नागरिकों की समता, स्वतंत्रता और न्याय को संरक्षण देना है। न्याय देना, न्याय का अधिकार देना नहीं है। अधिकार तो राज्य को लोगों ने दिए हैं। लोगों ने राज्य को अधिकार दिए हैं कि तुम इस तरह से संरक्षण करो, हमारे ज्ञान का, हमारी परंपरा का, हमारी मान्यता का, हमारी जीवन शैली का, हमारी संस्कृति का, सब तरह से संरक्षण करो। इसी के लिए हमने राज्य बनाया है, इसी के लिए संविधान बनाया है। और संविधान के किसी अंग को, विशेषकर जुडिशियरी को, संविधान के मौलिक सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत बताने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। संविधान के मूलभूत सिद्धांत वो बताएंगे जिन्होंने संविधान रचा है, अर्थात राजनेता, जनप्रतिनिधि, वो बताएंगे कि इस संविधान के मूलभूत सिद्धांत क्या है। इसमें जुडिशियरी कहाँ से आ जाती है? जुडिशियरी के रूप में उसको तो संविधान पुनरीक्षण के लिए नहीं दिया गया था। अगर जुडिशियरी को संविधान के मूल सिद्धांत बताने की का अधिकार होता तो संविधान लिखने के पहले जुडिशियरी को एक दिया जाता कि भाई ये संविधान तो बन गया है, और सबसे पहला काम होता कि जुडिशियरी को संविधान दे दिया जाए कि वो इसका परीक्षण करें और बताएं कि ये संविधान जो है ये न्याय संगत है कि नहीं भारत में, है ना। अब संविधान को इस तरह से दिखाना कि जैसे संसद से ज्यादा उस पर विधि पालिका या जुडिशियरी परीक्षण कर सकती है, ये स्वयं में भ्रामक बात है। और इस भ्रामक स्थिति को लाने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा और झूठी बातें जिम्मेदार हैं। किसी भी रूप में भारत के नागरिकों ने जो अपना राज्य बनाया है, उसका काम है भारत के नागरिकों की स्वतंत्रता, समता और न्याय के अधिकारों का संरक्षण। अधिकार यहाँ विद्यमान है और प्रवाहित है, उनका संरक्षण देना शासन का काम है। आपसे अधिकार नहीं मिलते, अधिकार तो समाज में हैं। अधिकार तो शासन को राज्य ने नहीं, शासन को या राज्य को समाज ने दिए। राज्य को अधिकार दिया गया है कि तुम संरक्षण करो, इसके लिए हम टैक्स देते हैं, इसके लिए सभी संस्थाओं का खर्च वहन करते हैं कि तुम हमारे धर्म का संरक्षण करो, मान्यता का संरक्षण करो, परंपरा का संरक्षण करो, वैचारिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण करो, न्याय का संरक्षण करो। राज्य का काम है सभी श्रेष्ठ परंपराओं का संरक्षण, धर्म की रक्षा, न्याय की रक्षा। तो ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए। इस सब पर कम से कम अब आपातकाल के बाद जो लगभग 50 वर्ष बीत चले हैं, तो इस पर विचार होना चाहिए कि हम संविधान की मूल भावना के अनुरूप हमारे राज्य का आचरण हो और समाज के साथ उसका व्यवहार हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।